हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी बैकरूम्स के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में हम 19 जून 1990 की एक फुटेज देखते हैं जिसे एडवर्ड नाम का एक व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा होता है। यह फुटेज एक खाली बिल्डिंग की है जिसकी दीवारें पीले रंग की हैं। एडवर्ड काफी डरा हुआ दिखाई देता है और किसी को ढूंढ रहा होता है। उसे वहाँ एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सेटअप मिलता है। वह उसकी मदद से बार बार कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तभी पास वाले एक दरवाजे से तेज आवाज आती है और वहां से एक पक्षी निकलकर जमीन पर गिर जाता है। पहले ऐसा लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से उड़ जाता है। एडवर्ड उस दरवाजे के अंदर जाता है। वहाँ एक लंबा सा कॉरिडोर होता है जिसके दोनों ओर बिना दरवाजे वाले कई कमरे बने हुए हैं। कॉरिडोर लगभग खाली होता है, लेकिन जगह जगह फर्नीचर, सजावट का सामान और पुराने पोस्टर रखे हुए हैं। अचानक उसके पीछे वाले दरवाजे से एक रहस्यमय एंटिटी उसकी ओर बढ़ने लगती है। डर के मारे एडवर्ड भागता है और एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जिसकी दीवारों पर बैगनी रंग का वॉल पेपर लगा हुआ है, लेकिन वह एंटिटी आखिरकार उसे पकड़ लेती है। हमें केवल एडवर्ड की चीखें सुनाई देती हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह एक रिकॉर्डेड फुटेज थी जिसे कोई देख रहा था। जैसे ही फुटेज खत्म होती है, टीवी बंद हो जाता है और उसकी स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में हमें कई वैज्ञानिक दिखाई देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो फुटेज का अध्ययन कर रहे थे। अगले सीन में हम एक छोटी लड़की को अपनी माँ के साथ में अपने हाथ की छाप लेते हुए देखते हैं। तभी उसके ऊपर कंक्रीट का ढेर गिरता है, लेकिन अगले ही पल में सब कुछ सामान्य हो जाता है। असल में कुछ मजदूर उस पुराने घर को तोड़ रहे होते हैं और पास में खड़ी एक महिला ये सब देख रही होती है जिसका नाम मैरी होता है। हाथों की छाप वाला दृश्य दरअसल मैरी के बचपन की याद थी। जब वह छोटी थी तब वह अपनी माँ के साथ इसी घर में रहती थी और दोनों ने मिलकर वहाँ अपने हाथों के निशान बनाए थे, लेकिन अब वही घर गिराया जा रहा है। बैकग्राउंड में मैरी की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है कि हम सभी की कुछ आदतें होती हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो एक अंतहीन लूप में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि एक दिन हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे, लेकिन अक्सर ऐसा कभी नहीं होता। इसी दौरान हमें एक आदमी दिखाई देता है जो सुबह सुबह अपने फर्नीचर की दुकान पर पहुंचता है। उसकी दुकान की दीवारों पर किसी ने स्प्रे से RIP लिख दिया होता है। उस आदमी का नाम क्लार्क होता है। वह बिना कुछ कहे अपनी दुकान का काम शुरू कर देता है। अगले सीन में क्लार्क अपनी थेरेपिस्ट के पास में बैठा होता है। उसकी थेरेपिस्ट और कोई नहीं बल्कि मैरी होती है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि क्लार्क पहले एक आर्टिस्ट था, लेकिन वह इस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाया। मजबूरी में उसने फर्नीचर की दुकान शुरू कर दी। अपने असफल करियर की वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी पर भी प्रभाव हुआ है। लगातार झगड़ों के बाद में उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। हमें यह भी पता चलता है कि क्लार्क की जिंदगी में अब कोई नहीं है। वो पूरी तरह से अकेला है, लेकिन वह खुद इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता। क्लार्क को शराब पीने की गंभीर आदत है। पहले भी थी, लेकिन अब यह कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। यहाँ मेरी क्लार्क के साथ में एक रोल प्ले थेरेपी करती है। वह क्लार्क की पत्नी बारबरा का किरदार निभाती है और दोनों उस रात का दृश्य दोबारा दोहराते हैं जब बारबरा ने क्लार्क को घर से निकाल दिया था। उस रात क्लार्क बहुत देर से घर आया था। वह काफी शराब पी चुका था। उसके हाथ से बर्तन गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर बारबरा उठ जाती है। वह क्लार्क से पूछती है कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। अगर उसके पास में बाहर बैठकर शराब पीने का टाइम था तो वह घर जल्दी भी आ सकता था। इस बात पर क्लार्क अपनी पत्नी पर ही चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि घर का किराया, खर्च और उसकी पढ़ाई सब कुछ वही भरता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनाव है क्योंकि उसकी फर्नीचर की दुकान ठीक से नहीं चल रही। अपनी गलती मानने की बजाय वह अपनी पत्नी को ही दोष देने लगता है। यही वजह थी कि आज क्लार्क और बारबरा अलग हो चुके हैं। बारबरा ने उसे अपने ही घर से निकाल दिया था। रोल प्ले के दौरान क्लार्क और मैरी दोनों ही असहज महसूस करने लगते हैं। इसके बाद में क्लार्क वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में क्लार्क अपनी फर्नीचर की दुकान पर होता है, जहाँ वह अपनी दुकान का एक एड शूट कर रहा होता है। उसकी मदद उसके 2 कर्मचारी कैट और बॉबी कर रहे होते हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान जैसे ही क्लार्क एक कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर पड़ता है। इसी के साथ में शूटिंग रोक दी जाती है। दुकान काफी बड़ी होती है, उसमें बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ है, लेकिन वहाँ एक भी ग्राहक नहीं होता। हर जगह सेल के पोस्टर लगे हुए हैं, जहाँ तक कि एक पोस्टर पर लिखा हुआ है एवरीथिंग मस्ट गो, जिससे साफ पता चलता है कि क्लार्क का बिजनेस नहीं चल रहा। इसके बाद में क्लार्क अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन आता है। दुकान में बार बार बिजली जा रही थी और छत की लाइट बार बार टिमटिमा रही होती है। इसी वजह से इलेक्ट्रिशियन उन्हें ठीक करने के लिए आया था। क्लार्क उसे दुकान के बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ बिल्डिंग का मुख्य सर्किट बॉक्स लगा हुआ था। वहाँ दोनों एक अजीब चीज देखते हैं कि मुख्य सर्किट बॉक्स में
3 एक्स्ट्रा स्विच लगे हुए थे, जिसके बारे में क्लार्क को बिल्कुल नहीं पता था। ऐसा लग रहा था कि ये स्विच असली सर्किट का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी ने बाद में उन्हें वहां जोड़ दिया है। जब इलेक्ट्रिशियन उन स्विच को ऑन और ऑफ करता है तो कोई खास बदलाव नहीं होता है, लेकिन बैकग्राउंड में एक लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगती है। अगले सीन में डॉक्टर मैरी अपने घर में बैठी टीवी देख रही होती है। टीवी पर थेरेपी का एड चल रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी टेबल पर बचपन वाले कंक्रीट का हैंडप्रिंट रखा होता है, यानी मेरी अपने पुराने टूटते हुए घर से उस कंक्रीट के टुकड़े को अपने साथ में ले आई थी। इसे साफ पता चलता है कि उसके अतीत से जुड़ा हुआ कोई गहरा सदमा है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। उधर क्लार्क अपने स्टोर के ऊपर बने कमरे में सोता है। देर रात में बिस्तर पर लेटे लेटे शराब पीते हुए टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी बंद हो जाता है। वह लैंप जलाता है, लेकिन छत की लाइट भी तेजी से टिमटिमाने लगती है और कुछ ही देर में पूरी तरह से बंद हो जाती है। सिर्फ लैंप की रोशनी ही बचती है, जिससे लगता है कि बिजली पूरी तरह से नहीं गई, बल्कि कोई अजीब इलेक्ट्रिकल समस्या हो रही है। इसके बाद में क्लार्क दुकान से निकलकर अपनी कार में बैठता है और अपने पुराने घर के बाहर जाकर रुक जाता है। वह कुछ ही देर बाद बाहर से अपने पुराने घर को देख रहा होता है। कार का रेडियो चालू हो जाता है, जिससे फिर से डॉक्टर मेरी की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है कि हम अपने मन में खुद ही ऐसी दीवार बना लेते हैं ताकि हमें दोबारा चोट ना पहुंचे, लेकिन ऐसा करके हम खुद अपने ही मन में कैद हो जाते हैं और दुनिया को एक बंद खिड़की से देखने लगते हैं। उस खिड़की को खोलने में डॉक्टर मेरी आपकी मदद कर सकती है। यह उसकी थेरेपी का रिकॉर्डेड एड था। इसके बाद कई छोटे छोटे दृश्य लगातार बदलते रहते हैं। पहले डॉक्टर मेरी के घर में चल रही हाउस पार्टी को दिखाया जाता है, फिर क्लार्क अपनी दुकान में अपने कर्मचारियों के साथ में दिखाई देता है। इसके बाद में दृश्य फिर बदलता है, जहाँ डॉक्टर मेरी एक नई महिला मरीज से मिलती दिखाई देती है। हम डॉक्टर मेरी को अपने एक महिला मरीज के साथ में टेबल पर बैठे हुए देखते हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे एक माँ और बेटी बैठे होते हैं। उन्हें देखकर मेरी थोड़ा असहज और भावुक हो जाती है। वह वहाँ से उठकर एक कमरे में जाती है, अलमारी से एक प्लास्टिक बैग निकालती है और उसमें रखी हुई दवाइयाँ खा लेती है। इससे साफ लगता है कि दूसरी माँ बेटी का रिश्ता देखकर उसे अपना अतीत याद आ गया है। शायद उसका अपनी माँ के साथ में रिश्ता कभी अच्छा नहीं था और वही दर्द आज उससे परेशान कर रहा है। उधर उसी रात क्लार्क फिर से अपनी दुकान के ऊपर वाले कमरे में बैठकर शराब पीते हुए टीवी देख रहा होता है। अचानक टीवी की स्क्रीन टिमटिमाने लगती है और कुछ सेकंड के लिए एक पीले रंग का कमरा दिखाई देता है, जिसमें कोई खड़ा हुआ नजर आता है। अगले ही पल टीवी बंद हो जाता है। क्लार्क कुछ समझ नहीं पाता है, तभी कमरे की लाइट भी फिर से टिमटिमाने लगती है। अब वह गुस्से से बेसमेंट में जाकर मुख्य सर्किट बॉक्स चेक करता है और एक एक करके सभी स्विच बंद कर देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में वह 3 रंग के रहस्यमय स्विचों को बंद करता है। ऐसा करते ही पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। वह दोबारा उन्हें चालू करता है, लेकिन इस बार भी लाइट वापस नहीं आती। जैसे ही क्लार्क वहां से जाने लगता है, उसे दीवार पर रोशनी की एक पतली सी खड़ी लाइट दिखाई देती है। वह पास जाकर उसे ध्यान से देखता है तो दूसरी तरफ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह दीवार पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, अचानक वह उसी दीवार के अंदर समा जाता है। ये वही पीली दीवारों वाली जगह थी जिसकी झलकी हमें फिल्म की शुरुआती फुटेज में दिखाई गई थी। ये जगह उसकी दुकान जैसी लग रही थी, लेकिन सब कुछ पीले रंग में बदला हुआ था। क्लार्क देखता है कि पूरा कमरा लगभग खाली है, बस बीच में कुछ फर्नीचर एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। वह उस दीवार को ध्यान से देखता है जिससे होकर वह यहाँ आया था। उसे एहसास होता है कि यह किसी पोर्टल की तरह काम कर रही है। वापस उसी दीवार से होकर अपनी दुकान में लौट आता है और फिर दोबारा उसी दीवार से अंदर प्रवेश करता है। अब क्लार्क की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह इस रहस्यमय जगह को ध्यान से देखना शुरू करता है। पहली नजर में यह जगह पूरी तरह से सुनसान दिखाई जाती है। आगे बढ़ते हुए क्लार्क को एक स्टॉप का साइन दिखाई देता है, लेकिन उस पर स्टॉप उल्टे अक्षरों में लिखा होता है, जैसे किसी शीशे में दिखाई देता है। यही साइन पहले उसकी दुकान में भी देख चुका होता है वो। इस जगह पर बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन लगभग कहीं भी दरवाजे नहीं है। काफी देर बाद उसे एक दरवाजा दिखाई देता है और वह उसकी ओर बढ़ता है। दरवाजे के पास एक मरा हुआ पक्षी पड़ा होता है। ये वही पक्षी है जिसे हमने फिल्म की शुरुआती फुटेज में देखा था। दरवाजे के अंदर जाने पर क्लार्क एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां चारों तरफ कागज बिखरे पड़े हैं। कमरे के दूसरी छोर से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह आवाज की दिशा में जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई इंसान नहीं, बल्कि इंसान के आकार का एक कार्डबोर्ड कटआउट रखा है। उसके पीछे एक स्पीकर लगा हुआ है जिससे लगातार आवाज आ रही है। उस स्पीकर की तार कमरे के बाहर की ओर जा रही होती है। क्लार्क तार को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता। तभी उसकी नजर कमरे में बने एक छुपे हुए कंपार्टमेंट पर पड़ती है।
उसे खोलने पर उसके अंदर बैकपैक मिलता है। बैकपैक के अंदर एडवर्ड का पहचान पत्र मिलता है। ये वही व्यक्ति था जिसकी रिकॉर्ड की हुई फुटेज फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। कंपार्टमेंट काफी लंबा था। जिज्ञासा के कारण क्लार्क उसके अंदर घुस जाता है और रेंगते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है। दूसरी ओर एक अजीब कमरा था जिसकी जमीन पर पीली रेत जैसी परत जमी हुई थी, लेकिन वह रेत पूरी तरह से सख्त होकर पत्थर बन चुकी थी। उस रेत में एक जोड़ी सैंडल, एक जोड़ी जूते, एक कुर्सी आधी धसी हुई थी। वह कुर्सी बेहद ही आलीशान थी जिस पर बैंगनी रंग का वेलवेट और सुनहरे रंग की नक्काशी थी। कमरा बेहद ही विचित्र था। उसकी एक दीवार किसी 4 डायमेंशन जैसी दिख रही थी। कमरे के बीचों बीच एक और चौकोर गड्ढे नुमा हिस्सा था जिसमें लकड़ी की कई कुर्सियां पड़ी थी। अचानक उसी कंपार्टमेंट की दिशा से तेज आवाज आती है जहां से क्लार्क अंदर आया था। उसे महसूस होता है कि वहां कोई मौजूद है। डर के मारे क्लार्क उस अजीब 4 डायमेंशन वाले दीवार के भीतर चला जाता है। उसके अंदर एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर 3 नोट चिपके हुए थे। काफी मुश्किल से वह उस छोटे दरवाजे से रेंगते हुए बाहर निकलता है। बाहर आकर वह देखता है कि स्पॉट साइन वाले कमरे तक पहुंचने के बाद क्लार्क फिर उसी दीवार के पास जाता है। वह दीवार में मौजूद उस सटीक जगह को ढूंढता है जहां से आर पार आया जा सके। जैसे ही उसे वह जगह मिलती है वह दीवार को छूता है और वापस अपने फर्नीचर शॉप में लौट जाता है। लेकिन अगले ही पल वह फिर से उसी रहस्यमयी जगह में प्रवेश करता है। इस बार वह वहां पड़े फर्नीचर के ढेर से एक स्टूल उठाता है और उसे बाहर अपनी दुकान में ले आता है। इससे यह साबित हो जाता है कि उस पीली रहस्यमयी जगह से सामान बाहर भी लाया जा सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कहीं दूर एक साइंटिस्ट अपनी स्क्रीन पर बैकरूम की निगरानी कर रहा है। उसकी नजर क्लार्क में पड़ जाती है और वह उसे ध्यान से देखने लगता है। अगले दृश्य में क्लार्क अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर मैरी के पास में पहुंचता है। उसकी हालत बेहद खराब लग रही होती है। वह मैरी को पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसे बैकरूम जैसी अजीब और अनंत जगह मिली है, लेकिन डॉक्टर मैरी उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। क्लार्क उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है। वह अपनी जेब से एक रफ मैप भी निकालता है जिसे उसने खुद बैकरूम के अंदर देखकर बनाया था। क्लार्क कहता है कि वह जगह बेहद अजीब और अंतहीन है। उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो बैकरूम असली दुनिया की इमारतों की एक अधूरी और विकृत कॉपी हो। सबसे डरावनी बात यह है कि वह जगह कभी खत्म ही नहीं होती है। आगे बढ़ो उतनी ही नई जगह बनती चली जाती है। लेकिन डॉक्टर मैरी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वह क्लार्क से पूछती है अगर यह जगह सचमुच इतनी ही विशाल है तो आज तक किसी को इसके बारे में क्यों नहीं पता चला। क्लार्क जवाब देता है कि शायद इसलिए क्योंकि इसका प्रवेश द्वार पूरी तरह से छिपा हुआ है और यह इमारतें दक्षिण हिस्से में मौजूद है। फिर डॉक्टर मैरी बड़े शांत स्वर में पूछती हैं कहीं तुम नशे तो नहीं कर रहे हो। इस पर क्लार्क कहता है मैंने पिछले शुक्रवार के बाद से शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। वह वादा करता है कि अगली बार वह पक्का सबूत लेकर आएगा ताकि मेरी भी उसकी बातों पर विश्वास कर सके। इसके बाद क्लार्क वहां से चला जाता है जबकि डॉक्टर मैरी उसके बारे में सोचते हुए काफी चिंतित दिखाई देती है। क्लिनिक से निकलने के बाद क्लार्क अपने दोनों कर्मचारियों बॉबी और कैट के घर पहुंचता है। वह उन्हें ओवर टाइम का पैसा देने का प्रॉमिस करता है और अपने साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर चलने के लिए कहता है। असल में बॉबी के पास में एक कैमरा था। क्लार्क चाहता था कि बॉबी उस रहस्यमयी जगह की पूरी रिकॉर्डिंग करे ताकि उसके पास बैकरूम के अस्तित्व का एक ठोस सबूत हो। इसके बाद में क्लार्क अपनी दुकान पर लौटता है। एक बैग में इमरजेंसी सामान पैक करता है। बॉबी और कैट को उसी रहस्यमय दीवार के पास ले जाता है। दोनों बार बार पूछते हैं कि आखिर रिसर्च किस चीज की करनी है, लेकिन क्लार्क कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि मुझ पर भरोसा करो और मेरे पीछे आओ। बॉबी और कैट अभी भी बेहद उलझन में थे। तभी क्लार्क अचानक उस दीवार के अंदर गायब हो जाता है। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। कैट डर जाती है, बॉबी को अंदर जाने से मना करती है, लेकिन बॉबी को ये सब रोमांचित लगता है। वह भी हिम्मत करके दीवार के आर पार चला जाता है। आखिरकार बॉबी के जोर देने पर कैट भी उसके पीछे बैकरूम में प्रवेश कर जाती है। अंदर पहुंचते ही बॉबी अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। इन चलते चलते एक बेहद सक्रिय चौक और गड्ढेनुमा कंपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं जिसे हम पहले फिल्म में देख चुके हैं। क्लार्क अपने बैग से एक रस्सी निकालता है। उसका एक सिरा बॉबी की कमर से बांध देता है और दूसरा सिरा पास वाली बेड से बांध देता है। फिर वह बॉबी से कहता है कि कमरे से नीचे उतरो और वहां से जो भी दिखाई दे उसे रिकॉर्ड करो। बॉबी धीरे धीरे नीचे उतरता है। नीचे चारों तरफ लॉन्ड्री रूम जैसा माहौल था। वह जगह जगह कपड़ों के ढेर पड़े हुए थे। तभी उसे सामने वाले कमरे से एक टिमटिमाती हुई लाइट दिखाई देती है। अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ कोई मौजूद है। डर के मारे बॉबी तुरंत पीछे मुड़ता है और उस रस्सी को पकड़कर जितनी तेजी से हो सकता है उतनी तेजी से चढ़ता है। काफी मुश्किल से ऊपर पहुंचकर वह हाँफते हुए कहता है कि नीचे कोई है,
वह अभी अपनी कमर से रस्सी खोल ही रहा होता है कि अचानक से कोई पूरी ताकत से रस्सी खींचना शुरू कर देता है। खींचने की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि बॉबी तुरंत संतुलन खोकर सीधे गड्ढे में गिर जाता है। रस्सी का दूसरा सिरा बेड से बंधा हुआ था, इसीलिए वह भारी बेड भी घिसटते हुए गड्ढे की ओर आने लगता है। बेड के खिंचने से कैट और क्लार्क दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वो भी नीचे गिर जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो देखते हैं कि कोई अज्ञात प्राणी बॉबी की लाश को उठाकर दूसरे कंपार्टमेंट की ओर ले जा रहा होता है। ये भयंकर दृश्य देखकर कैट सदमे में आ जाती है। तो बॉबी को खोजने के लिए बगल वाले रास्ते में चली जाती है। उधर क्लार्क बॉबी का कैमरा उठा लेता है और दीवार के टूटे हुए हिस्से के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ पहुंचते ही वह खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। इस बार चारों तरफ सारी दीवारें सफेद थी। सामने उसे एक दीवार दिखाई देती है और वह पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ने लगता है। क्लार्क पूरी ताकत से उस दीवार की ओर भागता है। भागते भागते वह एक कमरे के अंदर घुस जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने एक बेहद अजीब और डरावना नजारा होता है। कमरे के ठीक बीचों बीच एक क्रिसमस ट्री रखा था, जो कि रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। उसी समय पूरे कमरे में लाल रंग की रोशनी फैल जाती है। तभी अचानक उस ट्री के पीछे से एक लंबा, डरावना और रहस्यमय जीप बाहर निकलता है और धीरे धीरे क्लार्क की तरफ बढ़ता है। इतने ही क्लार्क बिना एक पल गवाए वहां से भाग निकलता है। वह लगातार दौड़ता रहता है और जहां भी कोई रास्ता दिखता है उसी दिशा में मुड़ जाता है। भागते भागते वह एक अजीब कमरे में पहुंच जाता है। वह जगह किसी पुराने बाथरूम जैसी लग रही थी। चारों तरफ बाथरूम की टाइलें लगी थी और जगह जगह छोटी पानी के गड्ढे बने हुए थे। तभी क्लार्क को कैट की आवाज सुनाई देती है। कैट उसे अंदर आने के लिए पुकार रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि क्लार्क को वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। क्लार्क को कैट की आवाज सुनाई देती है। कैट उसे अंदर आने के लिए बुला रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि क्लार्क को वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। क्लार्क अपना कैमरा पास रखी मेज पर छोड़ देता है और कैट की आवाज का पीछा करने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि आवाज दीवार की दूसरी तरफ से आ रही है। सबसे अजीब बात यह थी कि कैट कह रही थी, मैं तुम्हें साफ देख सकती हूँ। मेरे सामने एक शीशा है जिसके पार तुम दिखाई दे रहे हो। लेकिन क्लार्क के सामने तो कोई शीशा ही नहीं था। उसकी तरफ सिर्फ एक ठोस दीवार थी। उसी समय कोई अज्ञात मौजूदगी पीछे से क्लार्क का कैमरा उठा लेती है। कैट घबराकर उससे कहती है कि क्लार्क पीछे देखो, और ठीक यहीं पर सीन समाप्त हो जाता है। इसके बाद में मूवी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। हम छोटी मैरी को उसके पुराने घर में देखते हैं। घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सभी खिड़कियों पर अखबार और कागज चिपकाए गए थे ताकि बाहर कोई ना दिखाई दे। इतना ही नहीं, मुख्य दरवाजे के सामने भारी फर्नीचर लगाकर उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। टेबल पर कई तरह की दवाइयों की बोतलें रखी थी। छोटी मेरी खिड़की पर लगे कागज को थोड़ा सा हटाकर बाहर देखने की कोशिश करती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे जोर से डांटते हुए कहती है कि बाहर मत देखो, हम कभी बाहर नहीं जाएंगे। उसी समय मुख्य दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज आती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और इसी धमाके के साथ में प्रेजेंट टाइम वाली डॉक्टर मैरी की नींद खुल जाती है। दोस्तों, ये सब तो उसका सपना था या फिर उसके बचपन की एक दर्दनाक याद थी। इस फ्लैशबैक से तो साफ हो जाता है कि डॉक्टर मैरी की माँ का मानसिक रूप से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्हें एग्रोफोबिया नाम की एक गंभीर मानसिक बीमारी थी। ऐसे लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से डरते हैं। मेरी की माँ भी इसी बीमारी से पीड़ित थी। यही वजह थी कि मेरी और उसकी माँ के बीच में कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। वर्तमान में लौटने के बाद मेरी अपना फोन चेक करती है। वहाँ क्लार्क का एक वॉइस मैसेज होता है। क्लार्क कहता है कि मैंने अपने मन की खिड़की खोल दी है और अब मैं वापस नहीं आऊंगा। ये संदेश सुनते ही डॉक्टर मैरी बुरी तरह घबरा जाती है। अगली सुबह वह सीधे क्लार्क के फर्नीचर शॉप पहुंच जाती है। इसी बीच मूवी हमें फिर से रहस्यमय वैज्ञानिकों के घर ले जाती है, जो लगातार बैकरूम पर नजर रख रहे थे। वह अपने परिवार के साथ में टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी पर क्लार्क की वही पुरानी पायलट वाली एड फिल्म चलने लगती है। क्लार्क को देखते ही वह वैज्ञानिक तुरंत उसे पहचान लेता है और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। उसी दौरान पास में एक अखबार की कटिंग भी दिखाई जाती है। उसमें लिखा होता है कि सरकार ने $20 मिलियन की फंडिंग एक संस्था को दी थी ताकि वह नई पीढ़ी की MRI मशीन बना सके। उस संस्था का नाम था ए-सिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट। उधर डॉक्टर मैरी क्लार्क की दुकान के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह दुकान के एक बेसमेंट में जाती है। वहां उन्हें व्हाइट बोर्ड पर वही नक्शा दिखाई देता है जो क्लार्क ने उन्हें पहले दिखाया था। वही दीवार पर बना वह रहस्यमय पोर्टल भी मौजूद था, जिसकी आउटलाइन क्लार्क ने रंग से बना रखी थी। दूसरी तरफ भी उसी जगह का निशान दिखाई देता है। मेरी हिम्मत करके अपना हाथ उस जगह डालती है और उसका हाथ सचमुच दीवार के अंदर चला जाता है। कुछ पल हिचकिचाने के बाद में वह खुद भी उस दीवार के आर पार चली जाती है। अंदर पहुंचकर वह हैरान रह जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्लार्क को खोजते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। चलते चलते वह एक दीवार के सामने पहुंच जाती है
जिस पर पेंट से एक बेहद अजीब और डरावनी ड्राइंग बनी हुई थी। उस चित्र में एक रहस्यमय मॉन्स्टर बना हुआ था और उसके चारों ओर कई अजीब वाक्य लिखे हुए थे। तभी अचानक क्लार्क वहां आ जाता है। उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह मेरी को देखता है और बिना कुछ कहे अचानक उसकी गर्दन पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। मेरी घबराकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें मेरी के बचपन की एक और झलक दिखाई जाती है। उसकी माँ एक मानसिक अस्पताल में भर्ती थी, जबकि छोटी मेरी अपने पुराने घर में बिल्कुल अकेली रहा करती थी। फिल्म बार बार मेरी के उसी पुराने कमरे को दिखाती है, लेकिन हर बार कमरे में कुछ न कुछ बदला दिखाया जाता है। एक बार कमरा पूरी तरह खाली होता है, दूसरी बार दीवार की जगह एक विशाल खाली दरवाजा दिखाया जाता है और कमरे की दीवारें पीले रंग की हो चुकी होती हैं। इस दृश्य का असली मतलब ये है कि बैकरूम हमारी असली दुनिया की जगह की नकल करती है, लेकिन वह नकल कभी पूरी तरह से सही नहीं होती। हर कॉपी थोड़ी बहुत विकृत, खाली और बदली हुई होती है। इसी वजह से यह जगह एक लिमिनल स्पेस बन जाती है। इसके बाद मूवी हमें प्रेजेंट टाइम में ले आती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर मैरी एक कुर्सी से बंधी हुई है। उनके सामने क्लार्क बैठा है, जिसने उनके लिए खाने की एक प्लेट परोसी है। यह कमरा किसी डाइनिंग रूम जैसा दिखाई देता है। यहाँ 3 अजीब इंसान नुमा जीव मौजूद थे। वे देखने में इंसान जैसे थे, लेकिन उनके शरीर और चेहरे पूरी तरह से विकृत थे, जिसमें से एक औरत जैसी दिखाई देने वाली आकृति थी, जो काफी हद तक क्लार्क की पत्नी जैसी लग रही थी। दूसरा एक मोटा मध्यम आयु का आदमी, तीसरा व्हीलचेयर पर बैठा एक व्यक्ति था। तीनों के चेहरे असामान्य थे। किसी की आंखें जरूरत से ज्यादा थीं, किसी के होंठ और नाक अपनी सही जगह पर नहीं थे। वे सभी किसी अधूरी और खराब कॉपी की तरह दिखाई दे रहे थे। क्लार्क बताता है कि उन्हें बैकरूम ने यूं ही नहीं बनाया, ये सभी उनकी यादों से बने हुए लोग हैं। जैसे जैसे कोई याद पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे उनकी कॉपी यहाँ और ज्यादा विकृत होती हैं। हो सकता है कि असली लोग अभी भी वास्तविक दुनिया में जिंदा हों, लेकिन उनकी यादों की प्रतियां बैकरूम के अंदर फंस चुकी हैं। क्लार्क आगे कहता है कि इन जीवों को किसी तरह का दर्द या शारीरिक एहसास नहीं होता। यह सिर्फ मौजूद रहते हैं, बिल्कुल किसी फर्नीचर की तरह। अपनी बात साबित करने के लिए वह अचानक मोटे आदमी की गर्दन में चाकू घोंप देता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी पर उसका कोई भी एहसास नहीं होता है। वह ना दर्द महसूस कर पा रहा था और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रहा था। क्लार्क कहता है, देखो इन्हें कुछ महसूस नहीं होता। इसके बाद वह उसी आदमी का पेट फाड़ कर उसका एक बड़ा टुकड़ा निकाल कर अपनी प्लेट में रख देता है और फिर वैसे ही एक टुकड़ा निकाल कर मैरी की प्लेट में भी रख देता है। सबसे डरावने वाली बात यह थी कि वह मांस बिल्कुल असली मांस जैसा नहीं था। वह किसी मुलायम सॉफ्ट कॉटन कैंडी जैसा लग रहा था। इसी दौरान क्लार्क फ्रिज खोलता है। फ्रिज के अंदर झांकते हुए मेरी की आंख से फट जाती है, क्योंकि वहां कैट का कटा हुआ सर रखा हुआ था। मेरी लगातार शांत रहने की कोशिश करती है। वह क्लार्क से बार बार विनती करती है कि उसे जाने दे, लेकिन क्लार्क साफ मना कर देता है। वह चाहता है कि मेरी वह स्वीकार करे कि थेरेपी के दौरान उसने इस क्लार्क के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब गलत था। जान बचाने के लिए मेरी उसकी बातें मान लेती है। वह कहती है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन क्लार्क को सिर्फ इतना काफी नहीं लगता। वह कहता है कि अब वो दोनों एक रोल प्ले करेंगे। इस रोल प्ले में डॉक्टर मैरी उसकी पत्नी का किरदार निभाएगी और वो उसी घटना को दोबारा दोहराएंगे जब उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद क्लार्क उस औरत जैसी दिखने वाली विकृत आकृति से कमरे की लाइट बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देती है और वहीं खड़ी रहती है। यह देखकर क्लार्क गुस्से में खुद जाकर लाइट बंद कर देता है। फिर वह वापस आता है और मोटे आदमी की गर्दन से चाकू निकालता है और उसी चाकू की मदद से उस जीव का पूरा सिर का ऊपरी हिस्सा यानी उसका स्कैल्प बेरहमी से काट कर अलग कर देता है। उस विकृत औरत का पूरा स्कैल्प काट कर डॉक्टर मैरी के सिर पर पहना देता है, क्योंकि वह उस औरत को अपनी पत्नी का रूप मानता था। वह चाहता था कि मेरी बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह दिखाई दे, और अगर उसको लगता है कि ये विकृत इंसान सिर्फ मूर्तियों की तरह एक जगह खड़े रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आराम से चलते फिरते हैं और सामान्य इंसानों की तरह हरकत भी करते हैं। अब तक डॉक्टर मैरी पूरी तरह से डर चुकी थी। क्लार्क उन्हें अपनी पत्नी समझकर व्यवहार कर रहा था, लेकिन मेरी तुरंत अपने सिर से वह स्कैल्प हटाकर फेंक देती है और गुस्से में क्लार्क पर चिल्लाने लगती है। वह कहती है, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा था कि तुम देर तक काम करते थे या बहुत शराब पीते थे। ये सब सिर्फ बहाने हैं, असली वजह तो कुछ और है। मेरी कहने लगती है कि उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डालते हो। तुम हर समय शिकायत करते हो, लेकिन कभी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते हो। यह सुनकर पहली बार क्लार्क भावुक हो जाता है। वह धीरे से पूछता है, तो फिर इसका समाधान क्या है? मेरी शांत स्वर में जवाब देती है कि मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। कुछ देर चुप रहने के बाद क्लार्क कहता है, मुझे लगता है अब यही जगह मेरी असली दुनिया है। मेरी उससे कहती है, अगर तुम्हें यही रहना है तो रहो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। कुछ देर सोचने के बाद क्लार्क उसकी बात मान लेता है और मेरी को आजाद कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक विशाल, लंबा और बेहद डरावना प्राणी आ जाता है। उसका चेहरा काफी हद तक क्लार्क जैसा लग रहा था और उसने भी पायलट जैसी वर्दी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह क्लार्क की ही कोई कॉपी हो। क्लार्क उस जीव से कहता है, ये हमारी थेरेपिस्ट है, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाओ, ये तो यहाँ से जा रही है।
हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। लेकिन वह विशाल पायरेट मॉन्स्टर उसकी एक बात नहीं सुनता। वह क्लार्क को हवा में उठा लेता है और सबके सामने उसे जिंदा निकलना शुरू कर देता है। कुछ ही क्षणों में वह क्लार्क को पूरी तरह खा जाता है। डॉक्टर मेरी ये भयानक दृश्य देखकर तुरंत वहां से भाग निकलती है। वह एक दरवाजा खोलकर दूसरे हिस्से में पहुंचती है, लेकिन वह पायरेट मॉन्स्टर क्लार्क की लाश को घसीटते हुए लगातार उसका पीछा कर रहा है। मेरी एक और दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन वह खुलता ही नहीं। मजबूर होकर वह बगल वाला दूसरा दरवाजा खोलती है और फिर वहां से भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वह कई और अलग अलग कमरों में गुजरती है। आखिरकार उन्हें एक बेहद सकरा रास्ता दिखाई देता है। वह घुटनों के बल रेंगते हुए एक छोटे से रास्ते से निकल जाती है और एक ऊंची जगह पर पहुंच जाती है। वहां से नीचे देखने पर उन्हें पूरा बैकरूम किसी विशाल मकड़ी के जाले की तरह दिखाई देता है, जहां अनगिनत कमरे ऊपर से जुड़े हुए थे। वह विशाल पायरेट मॉन्स्टर उस सकरे रास्ते से नहीं निकल पाता। मेरी को पास ही एक सीढ़ी दिखाई देती है। वह उस पर चढ़ती है और ऊपर बने एक दरवाजे को खोल देती है। दरवाजे की दूसरी तरफ उन्हें फर्नीचर की दुकान दिखाई देती है। पहली ही नजर में ऐसा लगता है कि वह आखिरकार वास्तविक दुनिया में लौट आई है, लेकिन कुछ ही पल बाद उन्हें एहसास होता है कि यह भी असली दुनिया नहीं है, बल्कि बैकरूम द्वारा बनाई गई उसकी एक नकली कॉपी है। उधर वह सफेद रंग का विशाल मॉन्स्टर घूमते घूमते वहां भी पहुंच जाता है और फिर मेरी पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेरी पास पड़े फर्नीचर से उसके पैर पर जोरदार वार करती है। इसी हमले में मॉन्स्टर का पैर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसी हाथापाई के दौरान मेरी एक बड़े पोस्टर के कटआउट से टकराकर गिर जाती है। जैसे ही वह वहां गिरती है, वहां के सारे सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाते हैं। चारों तरफ लगे सिलेंडरों से गैस निकलना शुरू हो जाती है और यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने लगती है। गैस का असर धीरे धीरे मेरी पर होने लगता है। उन्हें चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वह बेहोश नहीं होती। उसी समय मॉन्स्टर एक बार फिर से उन पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान मेरी अपनी जेब से अपनी माँ के हाथ का वह सीमेंट वाला हैंडप्रिंट निकालती है, जिसे वह अपने साथ लेकर आई थी। वह उसी भारी हैंडप्रिंट से मॉन्स्टर पर लगातार वार करती है और किसी तरह वहां से निकल भागती है। आखिरकार उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, जहां से वह किसी तरह बाहर निकल जाती है। वह विशाल पायरेट मॉन्स्टर उस सकरे रास्ते से बाहर नहीं आ पाता, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचते ही कई लोग हैजमैन सूट पहने हुए उन्हें घेर लेते हैं। वे तुरंत मैरी पर बेहोश करने वाली गैस छोड़ते हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैकरूम के बाहर बड़ी संख्या में हैजमैन सूट पहने लोग, वैज्ञानिक और सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर मैरी को होश आता है। उनकी पूरी मेडिकल जांच की जाती है और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। इसके बाद में उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। वहीं उनकी मुलाकात फिन नाम के एक वैज्ञानिक से होती है। ये वही वैज्ञानिक है जिसे हमने पहली टीवी स्क्रीन पर क्लार्क की गतिविधियों पर नजर रखते हुए देखा था। अब फिल डॉक्टर मैरी से खुद मिलने आया है। फिल मैरी को बताता है कि सिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक पहले एक एडवांस एमआरआई मशीन बना रहे थे, लेकिन रिसर्च के दौरान उन्हें बैकरूम के अस्तित्व का पता चला। इसके बाद उन्होंने एमआरआई प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है और पूरी तरह बैकरूम की रिसर्च में लग गए। वैज्ञानिक कई बार बैकरूम के अंदर जाकर उसके रहस्य जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर मैरी की तरह वे भी पूरी तरह उलझन में हैं, क्योंकि बैकरूम इतना विशाल और अंतहीन है कि उसे पूरी तरह एक्सप्लोर करना लगभग नामुमकिन है। अब जब मेरी बैकरूम के बाहर आ चुकी है, तो फिल उनसे उनके अनुभव के बारे में जानना चाहता है। मेरी कहती है कि बैकरूम उसे असल दुनिया की एक टूटी फूटी और बिगड़ी हुई कॉपी जैसा लगता है। इसके बाद में वह फिल से पूछती है कि क्या अब उसे आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन फिल साफ जवाब नहीं देता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि यह फैसला उसके हाथ में नहीं है। इसके बाद में फिल्म में एक और चौंकाने वाली घटना दिखाई जाती है। बैकरूम के अंदर धीरे धीरे नए कमरे बनते जाते हैं। ये कमरे मेरी की यादों और उसके अतीत की नकल होते हैं। उसका पुराना टूटा हुआ घर, जहां असली दुनिया में अब एक बड़ा रिहायशी प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसकी भी कॉपी बैकरूम में बन जाती है। यहाँ तक कि कंक्रीट पर बने हाथों के निशान भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। फिर मेरी को एक दीवार पर कैट और बॉबी की मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं। असली दुनिया में भी शायद ऐसे ही पोस्टर लगे होंगे, लेकिन बैकरूम में उसकी केवल एक टेढ़ी मेढ़ी और विकृत कॉपी बनी हुई है। सबसे डरावना पल तब आता है जब मेरी एक कमरे में अपनी ही डिस्टॉर्टेड कॉपी देखती है, यानी अब बैकरूम ने मेरी की भी नकल तैयार कर ली है। इसी रहस्यमय दृश्य के साथ में मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।